हेलो गाइस, मैं आप सबके साथ अंजलि शर्मा आपका वेलकम करती हूँ अपने दिल से कि आप सब इस चैनल में अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से स्टडी करें। मैं आपका फन भी करना चाहूँगी। नाउ आज मैं आपको एमओटी के बारे में पढ़ाऊँगी। जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एमओटी के बारे में आप सब क्या जानते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊँगी इसके बारे में। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज वी नीड अवर सपोर्ट। हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। नाउ एमओटी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एमओटी की फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर हम दो एटमिक ऑर्बिटल को लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आता है। वीपीटी ने हमें हाइड्रोजन के एटमिक ऑर्बिटल के बारे में बताया, लेकिन वो फेल हो गई। किसको बताने में? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताने में। ठीक है बच्चों, नाउ हमारे पास एमओटी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब वीपीटी से तो हमें ओनली हाइड्रोजन के बारे में पता चला, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चला, लेकिन एमओटी ने तो हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बारे में भी सब कुछ बता दिया, तथा ये भी बताया कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है। अब ये किसको इन्वॉल्व करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड फ्रैक्शन किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? एमओटी के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव मैकेनिज्म में होते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब एटमिक ऑर्बिटल की नेमिंग कैसे की जाती है? 1s, 2s, 2p, 3s इस टाइप से। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो नेमिंग होती है वो हमारे पास सिग्मा, पाई, डेल इससे की जाती है। मेनली हम सिग्मा और पाई का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इक्वल होते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने 1s + 1s ले रखा है। इनके ये हमारे पास दो एटमिक ऑर्बिटल है। नाउ अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नीचे आप देख सकते हैं दो ऑर्बिटल है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जितने हमने एटमिक ऑर्बिटल लिए थे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब ऑर्बिटल होता क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। मैंने क्या लिया? दो एटमिक ऑर्बिटल ले लिए। अब दो एटमिक ऑर्बिटल मैंने लिए हैं आप सबके सामने। इसके ऊपर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं वाई में एक डंडा सा लगा रखा है मैंने, वो हमारे पास Zi1 है और एक हमारे पास Zi2 है। 1s और 1s दो एटमिक ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं। 1s और 1s इनको मैंने Zi1 और Zi2 का नाम दे रखा है। ये जो हमारे पास Zi1 और Zi2 वेव के सिंबल होते हैं हमारे पास। नाउ एक बार तो मैं इनको ऐड करूँगी। अगर मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जो कि मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। लेकिन अगर मैं Zi1 - Zi2 करूँगी, यानी कि इन दोनों एटमिक ऑर्बिटल को आपस में माइनस करूँगी, तो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनेगा, जो कि मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। यानी कि अगर मैं इनको माइनस करूँगी तो मेरे पास 0 आएगा, जो कि मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, जो कि मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब बच्चों हमें देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफरेंस क्या होता है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है। किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। सच्ची हमें तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, अब है ना अच्छे से करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होंगे, और इनकी अगर स्टेबल है तो इनकी एनर्जी भी लेस होगी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल है तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और एंटी बॉन्डिंग का सिंबल क्या होता है? हमारे पास स्टार होता है। अब जिन एटमिक ऑर्बिटल को मैं कंबाइन कर रही हूँ, ये देख लो कि उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए या फिर नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए। अगर डिफरेंट शेप के को मैं कंबाइन करूँगी तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए हम S में S के कंबाइन करते हैं, P से P को, और PX SP और P को हम कभी कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी। PX - PY हम PX को PY के साथ ओवरलैप नहीं करा सकते। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आप सबको क्लियर कराने के लिए। मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। इन दोनों की मैक्सिमम सेम एनर्जी होती है, नियरली बहुत ज़्यादा सेम एनर्जी होती है। ठीक है,
तो अगर हम इनको ओवरलैप कराएंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव कंडीशन भी बनेगी और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन भी बनेगी। अब हम देखना चाहते हैं कि टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल हाउ फॉर्म्ड। मोलिकुलर ऑर्बिटल के टाइप कितने होते हैं? मेनली तो मुझे पता है 2 टाइप होते हैं। आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, ठीक है। मेनली तो 3 होते हैं, लेकिन हम 2 लेके चलते हैं क्योंकि आजकल 2 का ही यूज़ है। सिग्मा और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। अब सिग्मा कैसे होता है? एक्सियल इंटरफेरेंस, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है ये हमारे पास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ले रखी है मैंने। यहाँ पे देखिए ये हमारा एस ऑर्बिटल प्लस एस ऑर्बिटल दोनों को ऐड किया, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन बन गई। ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई। नाउ अब मैंने एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल को माइनस किया, ये हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग चल रही है इसके अंदर। अगर मैं एस ऑर्बिटल में से एस ऑर्बिटल को माइनस करती हूँ मेरे पास डिस्ट्रक्टिव कंडीशन फॉर्म होगी। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक नोडल प्लेन है जिसको हम एनपी बोल सकते हैं। एनपी के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, कम है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये और ये इसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ अब मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन किया, उनको दोनों कंडीशन दी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। एंटी बॉन्डिंग के सामने मैंने सिग्मा लगा रखा है, सिग्मा के साथ मैंने स्टार का यूज़ कर रखा है, लेकिन बॉन्डिंग में मैंने ओनली सिग्मा यूज़ किया क्योंकि जहाँ तक आपको पता है, जहाँ तक मैंने बताया आपको कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम साइन के लिए सिग्मा का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम इसको नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? N2। अब 2 नाइट्रोजन के एटम या फिर जो भी आप बोलते हैं आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इन ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर एक हमारे पास सिग्मा होता है और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये देखो मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे शो कर रखी है, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। अब ये देखिए PZ प्लस PZ हम कोई सा भी ले सकते हैं तीनों में से, जो कि हमारे पास सिग्मा बनाएगा। एक सिग्मा बनाएगा, बाकी 2 जो होंगे ना वो हमारे पास पाई बनाएंगे। अब सिग्मा चाहे तो आप PZ से बनवा सकते हैं या फिर PY से या फिर PX से। हालांकि मैंने ज़्यादा कंफर्टेबल PZ प्लस PZ से समझा। अब मैंने इनकी ओवरलैपिंग कराई, अब मेरे पास एक सिग्मा बना तो पाई बॉन्ड बनी, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पे 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल की हमने क्या कराया, p ऑर्बिटल का हमने इनकी ओवरलैपिंग कराई। तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में तो हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसमें 2 नोडल प्लेन्स हैं और हम इसको क्या बोलेंगे, 2 सिग्मा 2pz। अब मैंने एक बार इनको डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में रखा जहाँ मैंने इनको आपस में माइनस किया। डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में मेरे पास 3 नोडल प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 1 2 3। और इसको क्या नाम दिया मैंने, सिग्मा स्टार 2pz। इसमें 3 नोडल प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब मेरे पास ये देखिए आप, ये मैं आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ। मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2pz और 2pz, ठीक है। अब मैंने एक बार तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में रखा, एक बार डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में रखा। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन मेरे पास सिग्मा 2pz की फॉर्मेशन हुई, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में मेरे पास सिग्मा स्टार 2pz की फॉर्मेशन हुई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था मोलिकुलर ऑर्बिटल के 3 टाइप होते हैं, पाई सिग्मा डेल। हम मेनली पाई और सिग्मा का यूज़ करते हैं, डेल का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ना बच्चों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके अंदर साइड वाइज इंटरफेरेंस या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा के अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो ये हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अब px के साथ, py के साथ करेगा। नाउ मैंने 2px और 2px की ओवरलैपिंग कराई, वो भी साइड वाइज।
तो एक बात तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन है मेरे पास, एक बात डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है मेरे पास। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में हमारे पास सिग्मा 2px की फॉर्मेशन हुई, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में मेरे पास सिग्मा स्टार 2px की फॉर्मेशन हुई। और देखिए बच्चों, अब कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में मेरे पास ये एक नोडल प्लेन आया, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में मेरे पास ये नोडल प्लेन आया। आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से यहाँ देख सकते हैं, जो कि आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। नाउ मैंने आपको बताया था कि हम एमओटी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ या फिर मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब चलो बच्चों, ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए करना। अब मैं आपको ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। इसका ये नंबर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4, ये काउंट कर सकते हो आप। ये 4, ये 2, ये 2, कितना हो गया? 8 हो गया। ये आ गया 8 हमारे पास। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके सिग्मा 1s2, सिग्मा हमारे पास स्टार 1s2। अब हमारे पास एमओटी को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये रूल पूछ ले तो हम क्या करेंगे, है ना? तो इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इनको पढ़ेंगे अभी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एव्यूज़ प्रिंसिपल है। इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एनर्जी के लेवल से फिल होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होगा और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। हमने बताया कि एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, तो फर्स्ट किस में जाएगा? पहले एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? अच्छा सही बोला, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होता है। अब हमारे पास है पाउल्स प्रिंसिपल। इसमें क्या बोलते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन अपोजिट होगी। ये देख सकते हैं आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों हमारे पास अपोजिट स्पिन के और ये इस ऑर्बिटल में फिल हैं। नाउ थर्ड रूल क्या बोलता है हमें? थर्ड रूल है हमारा हर्ट्ज़ प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं या 5 है लेकिन सबकी एनर्जी सेम है, तो सब में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फेयर्ड होंगे, वो भी अनपेयर्ड कंडीशन में और सेम स्पिन में। जब सब में फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में जिनकी सेम एनर्जी है, सब में फिल होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। नाउ अब n+l जो रूल है वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमारी सिग्मा पाई वाली है और वीपीटी में हमारा n+l रूल वैलिड है, क्योंकि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी 1s 2s इस टाइप से होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं एमओटी हमें बिल्कुल रियल और मॉडर्न रिजल्ट देती है। ये हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एटमिक ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के, इक्वल सिमेट्री के, इक्वल शेप के ओवरलैप करके ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। डिफरेंट एनर्जी के एटमिक ऑर्बिटल या फिर डिफरेंट शेप के जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वो कभी भी हमें एटमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं देंगे। इट मीन्स जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतने ज़्यादा हमारे पास क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लाई करती है? बिटवीन 2 न्यूक्लियाई बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में। अब जो एमओटी है वो हमें डायरेक्शनल नेचर बताती है किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का, कि वही कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता है अनडायरेक्शनल होता है। तो कौन सा नेचर होता है? डायरेक्शनल। इन एमओटी मल्टी न्यूक्लियर सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, और इसके अंदर जो एटमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर चुके होते हैं इसके अंदर जब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल मेथड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि वीपीटी में ऐसा कुछ नहीं था। अब जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के बीच उतना आयनिक नेचर
हमें पता चलेगा कि आयनिक नेचर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। यानी कि आयनिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एटमिक ऑर्बिटल। ये हमें ऑल्सो बताता है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन के मोलिक्यूल का, जो कि पीपीटी बताने में फेल हो गई थी। एमओटी एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ मोलिक्यूल, ये पोलैरिटी ऑफ मोलिक्यूल को भी ऑल्सो एक्सप्लेन करता। एमओटी एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ मोलिक्यूल। एमओटी बिलीव करती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और क्या हम बताते हैं हमें, स्पेक्ट्रम को इजीली एक्सप्लेन करती है। इसके अंदर क्या होता है, जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में, उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा। एमओटी स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन करती है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हमें बताती है, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। एग्जाम्पल के H2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, इन सब के बारे में भी बताती हैं। हालांकि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इन सब की शेप के बारे में बताऊंगी, इस सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एमओटी से, मोलिकुलर ऑर्बिटल से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम डिफरेंस करते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में फॉर्म होते हैं, इसके अंदर हम एडिशन करते हैं दो एटमिक ऑर्बिटल का। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच की इंक्रीज्ड होती है। ओवरलैपिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल से ये बनता है किन एटमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, जो कि सेम फेज में होते हैं या फिर इन फेज में होते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, किसके कंपैरिजन में, एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, और ये हमारे पास हाईली स्टेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सब्सट्रक्शन से फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है दो न्यूक्लियर के बीच की वो डिक्रीज होती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल से बनते हैं जो कि डिफरेंट फेज में होते हैं। जो एनर्जी होती है हमारे पास इसकी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की, वो हमारे पास ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल होते हैं। नाउ अब हम आपको लिथियम के एग्जाम्पल से, लिथियम का एग्जाम्पल लेके एमओटी को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब जो फॉर्मेशन होती है एनर्जी बैंड, हमें पता है लिथियम की एमओटी से हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन होती है, और ये जो एनर्जी बॉन्ड बनते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने डिग्री में इंट्रैक्शन हुआ है, कितने डिग्री में ओवरलैपिंग हुई है, इंट्रैक्शन हुआ है किसका, एटमिक ऑर्बिटल का, उसके ऊपर हमारा एनर्जी बैंड डिपेंड करता है। हमारे पास लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। जब काफ़ी सारे लिथियम एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, और उस दौरान जो एटमिक ऑर्बिटल होते हैं दोनों ओवरलैप करते हैं और टू डिस्टिंक्ट बैंड फॉर्म करते हैं। जो बॉन्ड, द बैंड फॉर्म्ड बाय द फुल्ली फिल्ड इनर, जो दो बैंड फॉर्म होंगे, एक तो इनर के द्वारा, इनर ऑर्बिटल के द्वारा फॉर्म होगा, एक आउटर के द्वारा फॉर्म होगा। अब फुली फिल्ड कौन सा होगा, जो इनर ऑर्बिटल के द्वारा फॉर्म होगा, जो कि हमारे पास छोटा होगा, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और जो आउटर के द्वारा फॉर्म होगा, आउटर 25 ऑर्बिटल के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा होगा, लंबा होगा, अच्छा बड़ा होगा, लार्ज होगा, लेकिन हाफ फिल्ड होगा। जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस ऑर्बिटल इज क्वाइट लार्ज। अब एक तो आउटर के द्वारा बनाया गया, एक इनर के द्वारा बनाया गया, जो एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। जो आउटर मोस्ट बॉन्ड है पार्शली फील्ड होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, और उसका हम कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी टू शो कंडक्टिविटी। अब आउटर मोस्ट का पार्शली फील्ड होना ज़रूरी है, किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। कंप्लीटली फील्ड इनर बॉन्ड, उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे। जो एनर्जी गैप है बिटवीन दीज टू बॉन्ड इज कॉल्ड फ्रैक्शन जोन। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो मेरा ये ऊपर वाला है, ये आपको दिख रहा है ना, हाफ फील्ड 2s ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या है, लार्ज है लेकिन आधा फील्ड है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। अब आपको एक बैंड और दिख रहा है जो कि कम्प्लीटली फील्ड है, जिसको हमने बैलेंस बैंड बोल रखा है,
उन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप है, उसको हम फोरबिडन जोन बोलते हैं। नाउ आपकी MOT ख़त्म, अब स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो